चलो, कोई प्रॉब्लम है कल की? फ्लोरा भी आएंगे, फ्लोरा फोना दोनों आएगा बायोडायवर्सिटी में। ठीक है, बस ये है कि फ्लोरा वाले का नाम उतना नहीं लिया, आप कितना याद करोगे? जंतुओं का नाम, हाँ मतलब वो जंतुओं का नाम पढ़ते हैं हम लोग, फ्लोरा वालों का उतना नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का नाम आएगा बायोलॉजी वाला, तो ये ऐसी भी याद नहीं कर पाएंगे हम लोग, अब पूछता भी नहीं है इसीलिए भी। चलिए, तो कल हम लोग कहाँ पे थे, कुछ याद है? हाँ, क्या हो गया था? ठीक, तो हम लोग स्टार्ट किए थे जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना स्टार्ट किए थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, है कि नहीं? इसमें हमने पहले तो विधियां देखी थी, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली इंटरनेशनल एफर्ट्स देख रहे थे, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए। और उसके बाद हम लास्ट में क्या देखेंगे बोला था, नेशनल एफर्ट्स, राइट, ये देखने वाले थे। तो ये हमारी विधियां देख लिया था, इन सीटू एक्स सीटू, है ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हमने बहुत सारा स्टार्ट किया था, माप प्रोग्राम से लेकर के CBD, ठीक है, ICUN, IUCN, सॉरी IUCN, ठीक है, उसके बाद फिर वेटलैंड कंजर्वेशन, है कि नहीं, और फिर हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह, ये सब हमने देखा था। आया समझ में? यही था ना आपका दिमाग में सीक्वेंस, जो रेगुलर क्लास में आ रहे होंगे उनके लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है CBD में, ठीक है, आपका 1992 देखा था, आ रहा है, 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, और इसमें आपका जो है जिसको रियो सम्मेलन या रियो समिट या फिर हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं, और इसमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में CBD को अडॉप्ट किया था। फिर इसी के इसको रिवीजन करने के लिए 2010 में नगोया, है ना, नगोया प्रोटोकॉल देखा था, नगोया प्रोटोकॉल, और इसी में हमने आईची लक्ष्य, आईची टारगेट, आईची गोल्स क्या किए थे, हमने अडॉप्ट किए थे 20 लक्ष्य, 20 लक्ष्य रखा था, कब तक के लिए, है ना, 2010 से 2020 तक के लिए, है ना, 2020 तक 20 लक्ष्य को हासिल करना है, रखा था। तो टाइम तो खत्म हो गया 2020, इसके आगे फिर से उसको बढ़ाया गया होगा। तो इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए फिर एक सम्मेलन हुआ था, जो नहीं पढ़े थे ये पढ़ लीजिए यहाँ पे, आप इसका डाल लीजिएगा आपका ग्लोबल, है ना, या उसको नाम से डाल लो, इसका जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल आपका ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये नोट्स में नहीं होगा, हर चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलती, करंट अफेयर वगैरह जहाँ से जो मिलता है मैं बीच बीच में पढ़ाते रहूँगा। आया समझ में? तो ये एक सम्मेलन हुआ था आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा, आया समझ में? ये कब हुआ था? दिसंबर 2022, 2020 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन
हमको टाइम लग ही जाता है। तो दिसंबर 2022 में ये फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया गया। ये क्या किया गया आपका फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे कुनमिंग और मॉन्ट्रियल दो स्थान आए हुए। कुनमिंग चाइना में है और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है ना, कुनमिंग चाइना में है और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में, राइट। तो ये दोनों नाम इसलिए आए कि इसमें COP15 है ना, पार्ट 1 करके पहला जो थोड़ा सा बातचीत हुई थी कुनमिंग में स्टार्ट हुई थी और बाद में उसको एक्सेप्ट कहाँ पे की गई आपका, मॉन्ट्रियल में। COP15 पार्ट 1 यहाँ पर हुआ, पार्ट 2 मॉन्ट्रियल। दोनों शहरों का संबंध है, इसलिए इसको क्या कहा गया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। से 1992 में जो किया था, CBD अडॉप्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 2000, क्योंकि 10 सालों का 2012 तक का टारगेट रखा गया था, तो वो खत्म हो रहा था, इसलिए 2010 में हमने नगोया प्रोटोकॉल की आईची लक्ष्य निर्धारित किया 2020 तक के लिए। 2020 खत्म हो गया तो फिर उसको आगे बढ़ाया गया और ये लक्ष्य निर्धारित किए गए 2030 तक कुछ अचीवमेंट के लिए कुछ गोल निर्धारित किए गए। 2030 तक जो है के लिए कुछ गोल निर्धारित किए गए। तो कुनमिंग और मॉन्ट्रियल पहले समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये भी लिख लीजिए एक लाइन, ये वैश्विक, ये भी क्या हो गया, एक वैश्विक समझौता हो गया, ग्लोबल एग्रीमेंट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी क्या हो गया, एक वैश्विक समझौता, ग्लोबल एग्रीमेंट, जो दिसंबर 2022 में अडॉप्ट किया गया। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। और इसमें जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन में मेन जो चीज़ें फोकस की गई, इसका विजन रखा गया प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन। इसका जो थीम था, इसका थीम क्या था, थीम क्या रखा गया, थीम मतलब उसका, ठीक है, मोटो रखा गया आपका प्रकृति के साथ, लिख लीजिए प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन, इंग्लिश में लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, लिविंग विथ हार्मोनी विथ नेचर। आया समझ में। उद्देश्य क्या है, लिख लीजिए एक लाइन, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, जैव विविधता क्षरण को रोकना, जैव विविधता क्षरण को रोकना और पुनर्स्थापित करना, इंग्लिश में आपका स्टॉप एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता क्षरण को रोकना एवं पुनर्स्थापित करना, स्टॉप एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो लॉस हो गई बायोडाइवर्सिटी, उसको फिर से क्या करेंगे हम, रिवर्स करने की बात की जा रही है। आया समझ में। तो ये लक्ष्य रखा गया कुनमिंग वाले में। अब इसमें टारगेट जो रखे गए, लक्ष्य क्या रखे गए उसको देखते हैं। 23 टारगेट्स रखे गए। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए, 2030 तक के लिए 23 लक्ष्य रखे गए, 23 गोल्स, 23 टारगेट्स रखे गए आपके जो है। तो 23 का 23 तो नहीं रखेंगे। पहला है संरक्षण लक्ष्य, पहला है आपका जो, इसको भी 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। संरक्षण, कंजर्वेशन, तो संरक्षण लक्ष्य में क्या रखा गया, 30+30 कहा गया इसको, 30+30 टारगेट।
30+30 टारगेट, 30+30 लक्ष्य। इसका मतलब लिख लीजिए एक लाइन, प्रोटेक्ट 30% लैंड प्लस 30% सी बाई 2030। भूमि और समुद्री क्षेत्रों का 30% तक, भूमि और समुद्री क्षेत्रों का 30% तक संरक्षण। प्रोटेक्ट 30% लैंड एंड सी बाई 2030, लक्ष्य 2030 तक हासिल करना है। आया समझ में? तो यहाँ पे 30% का मतलब है 30% रीस्टोर करना। 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण का मतलब क्या हो गया आपका, जो है 30% लैंड एंड प्लस 30% सी, जो भी बायोडाइवर्सिटी, उसको रीस्टोर करना। रीस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना। समझ गए? इसका मतलब समझ गए ना भाई, कि 2030 तक स्थल और जल दोनों के जितना भी लॉस हुआ है उसका 30% तक क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसको रिगेन करेंगे, रिस्टोर करेंगे। आया समझ में? तो ये पहला हो गया। दूसरा है आपका प्रजाति संरक्षण। प्रजाति संरक्षण, इसमें लिखिए विलुप्ति जोखिम कम करना। विलुप्ति जोखिम कम करना, रिड्यूस एक्सटिंक्शन रिस्क। रिड्यूस एक्सटिंक्शन रिस्क, विलुप्ति जोखिम कम करना। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बाय 50%। कंट्रोल इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बाय 50%। आक्रामक बाहरी प्रजातियों का प्रभाव, आक्रामक बाहरी प्रजातियों का प्रभाव 50% तक कम करना। आया समझ में? कि जो दिखा था एक्जोटिक प्लांट्स वगैरह बाहर से आके, तो उनको रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। आया समझ में? अब ये सब पॉइंट याद करने पड़ेंगे अब नए पॉइंट से। तीसरा पॉइंट, सस्टेनेबल यूज, सतत उपयोग। सतत उपयोग है ना। यूपीएससी की क्लास में यदि कोई बिना नोट्स देखे पढ़ा रहा है तो उसकी एक सीमा है, क्योंकि बहुत हर चीज़ हम इतना दिमाग में डाल करके, खास करके करेंट, अब ज्योग्राफी तो ये है कि 15 साल से पढ़ा रहा। एनवायरनमेंट के भी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मुझे नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन नई चीज़ जो हो रही है उसके लिए तो नोट्स है ना। मोबाइल देखने का मतलब नहीं कि मुझे नहीं आता है, दिमाग में यहाँ पे क्या पढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट है। कंटेंट के लिए बाकी चीज़ें यूज किया जाते हैं। कई लोग बाहर कंप्लेंट मतलब कमेंट करते हैं ना कि मोबाइल, एक नया बच्चा आया था बोले मोबाइल देख के सर पढ़ा रहे थे, तो तुम लोग ही पढ़ा लो भाई, मोबाइल दे देता हूँ तुम लोग को तुम्हारे पास भी मोबाइल है, तुम लोग आके पढ़ा लो यहाँ पे फिर। तो यदि आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाना चाहते हो तो कंटेंट के लिए आपको सिर्फ फैक्चुअल पढ़ाना है या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, जैसे सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम्स के लिए, तो हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी के लिए भी कुछ कन्वेंशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल मतलब जो स्टैटिक चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। बायोडाइवर्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बिना देखे हम पढ़ा देंगे, एक भी बुक्स नोट्स कुछ भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो रही। अब जैसे कुनमिंग है, ये मैं आपका जो है 2021-22 में, एक साल पहले पढ़ाया रहूँगा एनवायरनमेंट, है कि नहीं, 2021-22 में ही पढ़ाया रहूँगा जब नोट्स अपडेट किया उसका मतलब है। तब से मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाया नहीं है, तो अब जो नया हुआ है उसको तो दिमाग में डालने के लिए टाइम लगेगा ना भाई, तब तक फिर और कोई नया आ जाएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए नोट्स, और अब उसको पहले हम कॉपी में नोट करके लाते थे, अब मोबाइल में ही वो चीज़ें अवेलेबल है, तो कॉपी में नोट करने के लिए आलस क्या मतलब टाइम वेस्ट ही है वो भी मेरे लिए। जो चीज़ मुझे 2 मिनट में यहीं पे हो जा रहा है काम, तो मैं उसको कॉपी में नोट क्यों करके टाइम वेस्ट क्यों करूँ? आई ना बस समझ में। तो ये मत समझिए कि जैसे नए बच्चे ने कमेंट किया किसी के पास जो है कि सर मोबाइल देख के पढ़ा रहे, बोले
तो मोबाइल देख के पढ़ा तो तुम्हारे पास मोबाइल तुम ही पढ़ लो भाई, कोचिंग करने की ज़रूरत ही क्या है फिर, वो चीज़ है। लेकिन क्या पढ़ाना है क्या पढ़ना है, ठीक है, ये मायने रखता है। और उसके लिए आपको बिना सोर्स ऑफ, और कोई पढ़ा रहा है बिना उसके, तो मान के चलो बुद्धू बना रहा है आपको, क्योंकि यूपीएससी के लिए हर चीज़ को दिमाग में रख करके कॉन्सेप्ट पढ़ा दोगे, बेसिक चीज़ें पढ़ा दोगे, लेकिन जो अल्टरनेट वो करना है आपको, अपडेट करना है, तो उसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो ये मत सोचिए कि ज्योग्राफी में भी करंट वगैरह के लिए अपडेट करना पड़ता है, बाकी चीज़ अब वो उतना बढ़ गया दिमाग में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक चीज़ें है ना भाई, जहाँ स्टैटिक नहीं है, जहाँ चेंज हो रहा है, डायनामिक है, तो वहाँ तो आपको कोई ना कोई सोर्स देखने के लिए रखना ही पड़ेगा। अब उसको मैं बैठ करके घर में याद करके रट के थोड़ी आऊँगा। चलिए, तो सतत उपयोग लिख लिया, सस्टेनेबल यूज। तो सस्टेनेबल का यूज, सस्टेनेबल का मतलब जानते हैं आप लोग जो, सस्टेनेबल का मतलब जानते हैं क्या होता है? सतत का मतलब, सस्टेनेबल का सिंपल सा मतलब बताया है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी, है ना, सस्टेनेबल, ये वर्ड कई जगह पे आएगा एनवायरनमेंट में। हिंदी में सतत, पोषणीय, बहुत सारे वर्ड हिंदी में यूज होते हैं, पोषणीय, धारणीय, तो हिंदी वाले बहुत सारे वोकैबुलरी याद रखेंगे। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, सस्टेनेबल, समझ रहे हिंदी वाले? इनका सिंपल सा मतलब होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज एज वेल एज टुमारोज, और भविष्य की पीढ़ी को भी क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए क्या करें, यूज करें। आया समझ में? सब कुछ आज तुम ही यूज कर दोगे तो तुम्हारे फिर बच्चे नाती पोते क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम लोग के भी नाती पोते बनेंगे ना भाई, तुम्हारे वंशज होंगे, तो उनके लिए भी सोचना है। हम तो निपट लेंगे, है ना, हमारी आधी लाइफ तो ख़त्म हो गई, आधी की ज़्यादा ही ख़त्म हो गई होगी, लेकिन मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, तो उनके लिए भी तो स्वस्थ वातावरण छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं भाई? तो अगला बच्चा जो पैदा हो रहा है, पैदा होते उसको शुद्ध हवा नहीं मिल रही, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा? ये समझ विकसित करना है लोगों में, तो उसी को सस्टेनेबल यूज कहा जाता है। तो सस्टेनेबल यूज में सभी चीज़ें आ जाएंगी आपके। सस्टेनेबल यूज में क्या क्या आ जाएंगे? कृषि करें तो सस्टेनेबल, मेन तो हम लोग कृषि हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल आपका जो सस्टेनेबल के लिए वानिकी जरूरी है, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन जरूरी है। पेड़ पौधे ज़्यादा काट रहे हैं हम लोग, अभी भी लगा कम रहे, काट ज़्यादा रहे लगा। एक माँ के नाम पेड़ लगा रहे हो, कितने लोग लगा रहे हो? तो कोई भी चीज़ यूज करें हम लोग उसको सस्टेनेबल यूज करें, समझ गए ना भाई? कोई भी चीज़ यूज करें तो हम जो भी रिसोर्सेज यूज करें, चाहे कोई भी हो, पानी हो, चाहे एयर हो, चाहे मछली हो, चाहे जो हमारी देसी मुर्गियाँ सब खत्म हो गई। हमारी देसी मुर्गियाँ गांव में बहुत कम बची है, अभी नहीं मिलती है, 700-800 रुपये किलो मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको भी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो खाने की तुलना में कम है आपका जो है, लेकिन नेचुरल प्रोडक्शन तो कम ही होगा ना भाई, तो उनका एक नेचुरल होता है, तो उसको सस्टेनेबल यूज करना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रदूषण में कमी, चौथा पॉइंट, चौथा लक्ष्य, प्रदूषण में कमी, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, समझना है, प्रदूषण में कमी। तो इसमें लिखिए, पोषक तत्व एवं कीटनाशक प्रदूषण में 50% कमी का लक्ष्य रखा गया है। पोषक तत्व एवं कीटनाशक प्रदूषण में 50% कमी, रिड्यूस न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड पॉल्यूशन बाई 50%। तो ये सब लक्ष्य, तो ये 3-4 कैटेगरीज में आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ना, 30 लक्ष्य है, लेकिन इन्हीं सबको मेन आपके लक्ष्य में ये सब चीज़ें डाली गई है। तो इस आधार पर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में आ जाएंगे हम लोग। तो ये ग्लोबल बायोलॉजिकल क्या हो गया आपका जो है,
फ्रेमवर्क। तो इसके लिए एक 2050 तक के लिए भी कुछ लक्ष्य रखे गए, 2050 तक के लिए इसमें लॉन्ग टर्म लक्ष्य भी रखे गए हैं इसी ग्लोबल फ्रेमवर्क में, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, GBF हो गया। अब ये 2030 तक तो रखे गए लक्ष्य, है ना, ये तो है ही। इसके अलावा 2050 तक के लिए भी लॉन्ग टर्म कुछ लक्ष्य रखे गए, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, आपका जो है दीर्घकालीन गोल्स, इसमें 4 रखे गए, लिखिए। पहला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना, रीस्टोर इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, हिंदी में लिख लो, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की पुनर्स्थापना, वैसे इंटीग्रिटी, यहाँ पे अखंडता वर्ड जम नहीं रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकरण कर लो, एकीकरण की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट, हॉल्ट स्पीसीज एक्सटिंक्शन, हाल्ट, HALT, हाल्ट स्पीसीज एक्सटिंक्शन, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना। नेक्स्ट, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, सतत उपयोग एवं लाभों का न्याय संगत वितरण, सतत उपयोग एवं लाभों का न्याय संगत वितरण, सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग्स, आया बस समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया आपका जो है तो अब आते हैं हम लोग नेशनल में, अब सीधा किस में आते हैं हम लोग जो है नेशनल में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ये सब मेंस में भी काम आएंगे, है ना, मेंस में भी लिखना है तो इन सबको जितना डालोगे उतना ही नंबर आएंगे। प्रीलिम्स में तो याद करोगे ही करोगे, क्वेश्चन जो आएंगे वो बनाने के लिए यूज करोगे ही करोगे। मेंस में भी लिखेगा जैव विविधता संरक्षण, है ना, ऑप्शनल में भी टॉपिक है आपका, ऑप्शनल में इतना ही लिखा है, जैव विविधता संरक्षण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण को ऐसी बांट के लिखना है, संरक्षण जब भी आएगा तो विधियां बता देना, कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स बता देना, फिर नेशनल एफर्ट्स बता देना। आया समझ में? तो इस तरीके से करके जितना पॉइंट जितना मैक्सिमम डाल दोगे उतने ही नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ये शो करना होता है कि हाँ भाई, जिसको तुम जानना चाह रहे हो उसके बारे में मेरे पास पर्याप्त जानकारी, इन्फॉर्मेशन, समझ है। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट दोगे क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेंस में मार्क्स उतने ही आएंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पर भी यूज करना है। आया समझ में? तो नेक्स्ट आ जाओ आपके जो है, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय प्रयास में, नेशनल एफर्ट्स। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, जैव विविधता संरक्षण में भारत सरकार के क्या क्या प्रयास है। राष्ट्रीय प्रयास का मतलब समझ गए ना, भारत सरकार के प्रयास वो आ जाएंगे। तो भारत सरकार के प्रयास में हमारे पास मेन, बाकी तो है जो अन्य छोटे मोटे अलग से देखेंगे। सिर्फ जैव विविधता को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, NBSAP, और फिर पहली बार बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ड यूज किया हुआ है, डाइवर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता अधिनियम 2002 लागू किया गया।
जैविक विविधता अधिनियम 2002, और बाकी फिर अदर्स करके अन्य पढ़ लेंगे कुछ। इसके अलावा जो सामान्य शुरू से 1972 एक्ट से लेकर के जो भी काम किए गए वो भी बायोडाइवर्सिटी इनडायरेक्टली कंजर्व करने के लिए लिया गया है। तो सबसे पहले है NBSAP। क्या है भाई बताओ फुल फॉर्म? विशाल बाबू। ठीक है, लिख लो भाई, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना। एक्शन प्लान का हो जाएगा कार्य योजना। तो ये आपका हम CBD 1992 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था। भारत भी इसका क्या है, भारत भी इसका सदस्य, भारत भी इसका पार्टिसिपेंट, एक पार्टी है ना। भारत भी इसकी एक क्या है आपका जो है, इसकी पार्टी का मतलब पक्षकार, मतलब भारत भी इसको मानेगा, ऐसा उसने साइन किया हुआ है कि नहीं। सिर्फ साइन करने से जैव विविधता थोड़ी बच जाएगी, तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसी CBD के आर्टिकल 6 में ना, CBD के आर्टिकल 6 में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी देश क्या करेंगे, अपने देशों में जैव विविधता संरक्षण के लिए, सभी देश क्या करेंगे अपने देशों में, अपने देशों में जैव विविधता संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। आया बात समझ में, है ना। CBD जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड लेवल पे, उसी के आर्टिकल 6 में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी देश क्या करेंगे, CBD की चीज़ों को लागू करने के लिए, CBD की चीज़ों को लागू करने के लिए क्या करेंगे, एक कार्य योजना तैयार करेंगे। आया समझ में। तो उसी के तहत भारत ने भी क्या किया हुआ है, यह राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि CBD को लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह कार्य योजना तैयार की गई। आया समझ में ना सबको। कब तैयार की, वैसे तैयारी तो शुरुआत हो गई थी 2000 से, लेकिन है ना सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है। तो स्टार्टिंग कब से हुआ लिख लो, 2000 से इंडिया स्टार्टेड प्रिपरेशन। तैयारी कब से स्टार्ट हुई, तैयारी इंडिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम 2000, लेकिन रिलीज किया गया 2008 में। ये जो प्लान है NBSAP, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कब रिलीज किया गया, रिलीज्ड मतलब घोषित किया गया 2008 में। NB नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान रिलीज्ड 2008। आया समझ में। हाँ हाँ हाँ, ड्रॉप तैयारी स्टार्ट, यहाँ से तैयारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन रिलीज किया उसको घोषित 2008 में। फिर 2014 में है ना, 2014 में NBAP अपडेटेड टू अलाइन विथ, लिख लीजिए एक लाइन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। अब NBAP का स्ट्रेटजी की जगह पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, NBAP अपडेटेड टू अलाइन विथ आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011 से 2020। हिंदी में लिख लीजिए, 2014 में लिखिए। 2014 में NBAP को संशोधित किया गया, आईची जैव विविधता लक्ष्य के साथ
समायोजित करने के लिए, समायोजित करने के लिए, मिलाने के लिए, समझ गए ना। ये आईची लक्ष्य में 20 में 2020 तक हमने निर्धारित किया था, तो उसके साथ मेल बढ़ाने के लिए, अलाइन करने के लिए हमने कुछ चेंजेस किए। फिर 2023-24 में, 2023-24 में लिखिए, being revised in line with, being revised in line with, हाँ हाँ हाँ, इसी को जो फिर से चेंज किया गया, संशोधित। ये आपका कैसे कैसे टाइमलाइन हो गई इसकी एनबीएसपी की, कि 2000 में ड्रॉप तैयारी हुई, 2018 में घोषित किया गया, 2014 में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्यों किया गया? एचई लक्ष्य के साथ मिलाने के लिए। 2023-24 में फिर चेंज किया हमने, तो इसमें कि बीइंग रिवाइज्ड इन लाइन विथ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। हिंदी में लिखिए कि 2023-24 में फिर से रिवाइज किया गया। फिर से रिवाइज का मतलब फिर से संशोधित किया गया, परिवर्तन किया गया, परिवर्धन किया गया, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, ताकि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के साथ क्या कर सके, मेल कर सके, मिला सके, समायोजित कर सके। आया समझ में? तो ये हो गया एनबीएसएपी। इसके उद्देश्य लिखिए अब, एनबीएसएपी के उद्देश्य। ये टाइमलाइन हो गया आपका, है ना। टाइमलाइन भी कभी कभी ज़रूरी होता है, हिस्ट्री तो नहीं है वैसे, लेकिन टाइमलाइन पता रहेगी। तो 2000 में, 2008 में रिलीज हुआ, 2014 में हमने फिर से संशोधित किया। क्यों किया उसका कारण है 2023-24 में फिर तो 30 के बाद फिर, अब 30 तक तो टारगेट हमारे पास है, तो 30 तक तुम लोग को सिलेक्शन हो ही जाएगा। 30 तक तो ले लेना भाई, जो कुछ लोग 28 में देने वाले, तो तब तक ले लो। ज़्यादा लंबा भी सफ़र खींचना अच्छी बात नहीं है, समझ। जिसका ग्रेजुएशन हो गया वो जम के 1 से 1.5 साल 8-10 घंटे दे रहे हो तो काफ़ी है। जम के मतलब दुनियादारी फिर कुछ दिमाग में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। दुनियादारी का मतलब है पूरा फोकस, जीना मरना यूपीएससी के संग। जब ये स्थिति रहेगी तब जा करके 1 से 1.5 साल काफ़ी होते हैं तैयारी के लिए। 1.5 साल तो लगेगा सिलेबस विलेबस ख़त्म करने में। लिखिए उद्देश्य में, लिखिए पहला फिर से वही, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर से वही पॉइंट है आपका, लिख लिया, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा फिर से वही सतत उपयोग। किसका सतत उपयोग? जैव विविधता का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। पॉइंट वही रहेंगे, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, लाभों का न्याय संगत वितरण। तो उद्देश्य भाई 3 हमने निर्धारित शुरू में देखे थे, 1992 वाला सीबीडी के 3 उद्देश्य थे ना शुरुआत में, वही 3 को यहाँ पर भी एजीडी डाल देना है, वही यहाँ पे रखेगा हमारा जो है। अब इसकी कार्य योजना क्या है, कार्य कैसे करेंगे, कैसे इसको लागू करेंगे, तो वो भी लगभग सेम ही है जो हमने पढ़ा है अभी तक। स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, तो स्ट्रेटजी में पहला वही आपका इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू, जो मेथड्स हमारे यूज करेंगे उसी को यूज करते हैं हम लोग। इन सीटू एक्स सीटू आ जाएंगे पूरा का पूरा, उसको अच्छे से लागू करते। तो भारत में भी क्या है, नेशनल पार्क है हमारे पास, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है, पढ़ेंगे। नेशनल पार्क अभी 107 है, तो नए कौन से बने सब देखेंगे अभी। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, सेंचुरीज है ना, ये 750-52 कुछ होगा, देख लेंगे सेंचुरीज। और इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व्स, और कल बताया था मैंने कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये लोकल पॉपुलेशन को इंक्लूड करने के लिए। आया समझ में? कल बताया था ना ये।
शॉर्ट फॉर्म लिखा याद आ जाएगा। तो ये भारत में भी है, जिसको अलग से देखेंगे भारत में भी कितने नेशनल पार्क्स है, एक लिस्ट वगैरह आपके नोट्स में दिया है ना, उसको याद कैसे करोगे। हाँ हाँ XC2 में आएंगे ना, बताया तो था। हाँ XC2 मतलब बाहर कर रहे हैं हम लोग उसको। तो NP ये पूरी लिस्ट 107 फिर से वही करना है, मैप निकाल रहे, प्रिंट आउट बार बार देखते रहना, हाईलाइट कर करके एग्ज़ाम तक याद हो जाएगा, है कि नहीं। कौन से कभी कभार आतना मैच करने के लिए आएगा आपका, कुछ तो इम्पोर्टेंट है ये। बायोस्फीयर रिजर्व 18 पूरा याद करेंगे, कौन कौन से, इसमें कौन से यूनेस्को, इसमें 12 यूनेस्को मान्यता प्राप्त, ये पूरा पढ़ेंगे। सेंचुरी समझ गए, ऐसे सेंचुरीज, अभयारण्य 750-52 कुछ है आपके, जो है देखेंगे कितने हैं। ये भारत में भी स्थापित, और ये नए अभी कम्युनिटी रिजर्व्स वगैरह बताया मैंने कल, है कि नहीं, तो वो भी स्थापित किए गए। क्यों किए गए, ताकि स्थानीय लोगों को क्या कर सके, समुदायों को जोड़ सके। तो ये बाद में जोड़ा गया हमारे इसमें, जो है आया समझ में। अब कब जोड़ा गया था बताया, 2002 में। क्यों जोड़ा गया समझ में आ गया 2002 में, क्योंकि बायोडायवर्सिटी एक्ट भी हमने 2002 में बनाया, तो पूरी तरह से फुल फ्लेश 2002 के बाद ही हम लोग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या हुए, है ना, फुल फ्लेश जो है 2002 में ही बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम लोग तैयार हुए। आया समझ में, 2002 में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ये एक्ट, इसके बाद ही हम लोग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ध्यान देने लगे। इसके पहले सब अधिनियम के तहत चल रहा था, तो अधिनियम के तहत जीव जंतु वनस्पति बचाना, टाइगर बचाना, ये अलग अलग तरीके से बचाने पे काम हो रहा था। लेकिन 2002 जब एक्ट बना, एक्ट का मतलब कानून बन गया, तो जिम्मेदारी बन गई सरकार की, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर रहे हो। तो उसके बाद फिर हमने फुल फ्लेश बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट किया। आया समझ में। तो इसलिए 2002 में ही ये कंजर्वेशन रिजर्व्स और ये सब भी बनाए गए। XC2 में भी जो काम होता है आपका, फिर से सब काम कर रहा है, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह बना रहे, जूलॉजिकल गार्डन्स वगैरह बना रहे। आ रही बात समझ में, कुछ जीन बैंक वगैरह, तो ये जो XC2 है उसको भी लागू कर रहे हैं। तो जो XC2 NC2 में काम है वो पूरा का पूरा भारत में भी क्या हो रहा है, एज इट इज लागू किया जा रहा है। आई बात समझ में। और इनके माध्यम से पीपल पार्टिसिपेशन है ना, कम्युनिटी रिजर्व्स, और इसके माध्यम से क्या हो रहा है आपका, जो है पॉपुलेशन या पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता। चलूं आगे। तो ये हो गया आपका और इसके अलावा जो है बायोडायवर्सिटी डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। बायोडायवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, दस्तावेजीकरण। दस्तावेज बोलते हैं ना, तो जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर नाम दिया गया है, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स। पीपल्स, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ की डायवर्सिटी क्या है, कैसे, इन सब के बारे में। आया समझ में। तो ये सब काम किया गया। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। NBSAP के बारे में कुछ लिखना हो तो लिख लोगे अब। और इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वही है जो 2002 के अधिनियम में पढ़ेंगे अभी हम लोग। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब होता है संस्थागत, कौन कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। संस्थागत फ्रेमवर्क का मतलब समझ रहे हो कि कौन कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। कोई भी काम करना होता है तो सबकी काम का बंटवारा होता है ना। जैसे इंस्टीट्यूट है तो नोट्स देने की जिम्मेदारी, जेरोक्स करा के देने की जिम्मेदारी किसकी है, तो किशन हो गया आपका एक संस्था, ठीक है। ऑनलाइन कुछ अभी तो किशन ही देख रहे, उसके पहले संदीप था,
तो ऑनलाइन की जिम्मेदारी कुछ आगे कम ज़्यादा करवाना है, जोड़ना है, निकालना है, तो कौन सा होगा आपका? संदीप नामक संस्था बनाएगी। हाँ, एक व्यक्ति संस्था होगा ही, लेकिन यहाँ पे संस्था में कई सारे लोग होंगे, कहीं एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी अपने आप में संस्था होता है। जैसे कैग, कंट्रोलर एंड क्या है, क्या काम है बताओ, कौन से आर्टिकल में, क्या नाम है चौधरी का, कैग का आर्टिकल बताओ। मैं 3 साल पहले पढ़ाया था, लेकिन मुझे याद आ जा रहा है। राहुल, समझ गए? अब सोचो कि मैंने, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन मैंने 3 साल पहले पढ़ाया होगा, यस, कोरोना कब पढ़ाया था नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे केक का नाम आया 148 मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट कर गया। अब कंफर्म नहीं था कि सही है गलत है, लेकिन 148 दिमाग में रिफ्लेक्ट कर गया था। जब 76 गलत लग रहा था तो उसने वेरीफाई कर दिया। तो तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि मुझे याद है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन छुआ नहीं है, मैंने कब पढ़ाया होगा, 2-3 साल पहले ही पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से तब से। लेकिन अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे ही नाम आएगा कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो माइंड में, दिमाग में आ जाता है। तो उस तरीके से आप लोग को भी आ जाना चाहिए। आया समझ में? और उसका कारण वही कि रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग अभी पढ़ेंगे आपका NBA है ना। ये अभी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा लागू किया गया, उसमें NBA का गठन किया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये स्टेट सेंट्रल लेवल पे जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये सेंट्रल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार मेन संस्था हो गई। उसी प्रकार स्टेट लेवल पे है SBB, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये राज्य स्तर पर हो गई। आ रहे समझ में? ये कौन से स्तर पर हो गई? केंद्र स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे। ये कौन सी हो गई आपका? स्टेट लेवल पे। और लोकल लेवल पे है आपका, क्या है विशाल बाबू? लोकल लेवल पे है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMCs, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, हिंदी में हो जाएगा जैव विविधता प्रबंधन समितियां, लोकल लेवल पे। तो ये 3 संस्थाएं जो है अलग अलग लेवल पे बनाई गई है 2002 के एक्ट के अंतर्गत, तो पढ़ेंगे अभी। तो ये इसके लिए भी जिम्मेदार है। तो ये हो गया NBSAP है क्या, सबको समझ में आ गया होगा? हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं, वो तो आपका एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है संविधान के अंतर्गत ग्रीनरी को बचाने के लिए जो है, तो वो भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए है, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं ना भाई। ट्रिब्यूनल एक संवैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय में पढ़ते हैं, सेमी क्वासी जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस में आता है। आया समझ में? तो उसके अंतर्गत बनाया गया एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस के लिए। वो क्या होता है, कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आपका जो है कहीं पे दिखता है कि मिसयूज हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो उसके लिए वो क्या करती है, सुनवाई करती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो NBSAP समझ में आ गया, क्या लिखना होगा, मेंस वगैरह प्रीलिम्स वगैरह में आएगा। NBSAP क्या है, तो टाइमलाइन क्या है बता ही दिया मैंने, इसका उद्देश्य क्या है और आपका इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जा रहा है, कौन कौन सी संस्थागत चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आराम से 150, 200, 250 वर्ड, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इसी के बेस पे निकाल लोगे। अब
है ना, लाइन टू लाइन वही वर्ड्स नहीं मिलेंगे, वही सेंटेंस नहीं मिलेंगे, बट सेंस वही रहेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए मेन उसके क्रक्स कोर को दिमाग में डाल के रखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या काम किए गए। हो सकता है एग्जाम में सेंटेंस चेंज हो, अलग हो, कुछ और हो, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चंस देखते रहो। चलिए अब आ जाओ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। जीवी विविधता अधिनियम है यार, कि जैव विविधता अधिनियम ही कहते हैं, जैव विविधता अधिनियम ही कहते हैं। 2002 जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसको भी सीबीडी को लागू करने के लिए बनाया गया। तो ये भी सीबीडी जो टारगेट हमने साइन किया था, सीबीडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इम्प्लीमेंट सीबीडी के क्रियान्वयन के लिए या फिर कार्यान्वयन के लिए, क्रियान्वयन या कार्यान्वयन, तो उसके लिए सबसे पहली बार हमने एक पूरा कानून बनाया, संसद में बिल पारित करके, तब जा करके जैव विविधता संरक्षण के लिए आगे बढ़ी चीज़ें। उद्देश्य इसका भी 3 वही आएंगे, इसके भी उद्देश्य देखेंगे तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या हो जाएगा, वही 3 उद्देश्य। पहला जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ, और तीसरा न्याय संगत लाभों का न्याय संगत वितरण। आया समझ में? जैव विविधता अधिनियम के भी 3 उद्देश्य हो गए भाई, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा सतत उपयोग, और तीसरा आपका न्याय संगत वितरण। और ये भी मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना अच्छे से मैं तुम लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, जो मैं अपने पर्सनल टॉपिक, इंडिया में कोई भी टीचर एक एक चीज़ उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी जब पढ़ाते हैं तो 500 बच्चे होते हैं, 200 बच्चे, 300 बच्चे होते हैं, है ना। कभी कभी तो 2000 बच्चों एक साथ पढ़ाते हैं। एक फ्लोर में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, 2 फ्लोर ऊपर हमारी शक्ल भी नहीं देख पाते, बस स्क्रीन में देखते हैं। अब 200 बच्चे में से जवाब मुझे किसी को नहीं देना होता है, क्यों? क्योंकि 2000 बच्चों में से किसको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको थोड़ी पता है। यहाँ तुम लोग गिने चीने हो, कल के दिन में पेपर होगा 2024 मई को, पेपर लेके आ जाओगे कि सर आपने पढ़ाया था, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि, है ना, हालांकि वही है कि यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन लाइन टू लाइन वही क्वेश्चन फंसे, मेंस में तो फंस भी सकते, प्रीलिम्स वगैरह की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट, जो पढ़ाया गया उसमें से आगे पीछे करके यदि आपने समझ अच्छी से विकसित किए तो आंसर निकालने लायक क्वेश्चन आ जाते हैं। हर साल इतने आ जाएंगे कि आप पास हो सको, 100% तो नहीं, 70-80% तो आ ही जाएंगे। तो वो मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूँ, और अपने टीचर्स जो जोड़ता हूँ उसको बोलता हूँ कि भाई मेहनत करके पढ़ा दो, ठीक है, अच्छे से देखो, होमवर्क करो, क्वेश्चंस आए हुए, टीचर लोग को भी बोलते रहता हूँ कि क्वेश्चन फंस जाना चाहिए, है ना, कुछ भी पढ़ा करके नहीं आना है। और उनके पास टाइम है, आराम से पढ़ाते। वहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली में कोई लाइबिलिटी उतनी नहीं रहती है, कोई पूछने पाछने नहीं जाता, टीचर तो मिलते भी नहीं है, सकल सूरत दिख जाओ बहुत बड़ी बात है। 2000 बच्चों से मैं क्यों मिलूँगा, कैसे मिलूँगा? तो वहाँ टीचर क्लास लिया, हाँ कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर फिर लिख के दिखाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो उनसे फिर हम लोग भी मिलते हैं, क्योंकि मालूम है रिजल्ट किससे आना है, इन्हीं 2-4-10 बच्चों से आना है जो रेगुलर आकर के मिल रहे हैं 2000 बच्चों में, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मिला जाता है। अब तो सेकेंडरी टीचर रख देते हैं भाई, डाउट क्लियरिंग है तो वो कर देंगे दूसरे सर करके, बड़े टीचर लोग ऐसा भी करते हैं ठीक है, जैसे इसमें होता है ना, नीट जी में होता है कि कोटा तो अब ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन कोटा में जाओगे तो डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से टीचर्स रहते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स अलग रहते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। एनीवे, तो ये हो गया आपका पहली बात, इसका उद्देश्य वगैरह सब हो गया। फिर से इसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई, जो भी मैंने बताया, 3 टायर स्ट्रक्चर, निर्धारित किया गया। 3 टायर समझ गए,
सेंट्रल लेवल पे NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे SBB, और यहाँ पर आपका क्या था, आपका जो है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, राइट, BMC लोकल लेवल पे। 3 संस्थाएं तीनों अलग अलग स्तर पे काम करेंगी, इसके लिए हमने ये 3 संस्था का ढांचा खड़ा कर दिया। आया समझ में? तो यहाँ तक कोई समस्या, श्रेया वगैरह सब क्लियर है? आ रहे ना समझ में? जहाँ पे ना आए तो आराम से आके बता दो कि सर यहाँ पे फास्ट हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो हम दोबारा दूसरे दिन दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे तब तक बताओगे, मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि मैं सकल सूरत देख के थोड़ा बहुत अंदाज लगा लेता हूँ किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, किसको ज़्यादा आ रहा है, किसको कम आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये हो गए आपके 3 स्तरीय संरचना का निर्धारण किया गया। फिर इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। मुख्य प्रावधान, की प्रोविजंस, की प्रोविजंस। पहला लिखिए, एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, हिंदी में जैव विविधता, जैविक संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। तो इसमें देखिए क्या आएगा, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में, इसमें इसके अंदर का लिखिएगा कुछ सब पॉइंट्स। फॉरेन इंडिविजुअल्स ऑब्लिक कंपनीज नीड NBA अप्रूवल, हिंदी में लिख लो, विदेशी, ठीक है, विदेशी निजी संस्थान, या नहीं, इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, विदेशी कंपनीज लिखो, और कंपनी से एक व्यक्ति भी कोई है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, हाँ, विदेशी व्यक्तिगत या कंपनी, है ना, विदेशी फॉरेन, विदेशी व्यक्तिगत या कोई कंपनी को NBA की अनुमति लेनी पड़ेगी, NBA की अनुमति अनिवार्य। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेश का व्यक्ति जो है भारत की जैव विविधता का यूज करना चाहता है ना, किसी भी प्रकार से यहाँ के जीव जंतु वनस्पतियों से कोई भी चीज़ यूज करना चाहता है, तो उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, NBA की। आया समझ में? ये प्रोविज़न किया गया। दूसरा पॉइंट इसी में, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च, पैटेंट्स एंड कमर्शियल यूज, हिंदी में लिख लो, अनुसंधान, पेटेंट कहते हैं, अनुसंधान, पेटेंट एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक। ठीक है, पेटेंट क्या होता है नसरीन? ठीक, कुछ भी नई चीज़, आप कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो जिसका अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा, तो उसका आप क्या कर सकते हो, पेटेंट करा सकते हो, उसके प्रोसेस का और वो प्रोडक्ट का, कि आपकी अनुमति के बिना कोई दूसरा उसी प्रोसेस से वही चीज़, उसी टाइप की चीज़ नहीं बनाएगा। प्रोसेस अलग कर लिया तो बात अलग है, तो उसको हम लोग पेटेंट करते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ चीज़ें दिमाग में, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
है ना, कि हम जो भी अपने बुद्धि का यूज करके उसको भी क्या कर सकते हैं, IPR के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो पेटेंट का मतलब होता है आपके लगभग 20 साल के आसपास तक रहता है, उसके बाद भले ओपन हो जाएगा सबके लिए, तो ये पेटेंट कहलाता है। तो ये हो गया आपका एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब ये है कि भारत की जैव विविधता का उपयोग करना है किसी को भी, तो NBA की अनुमति जरूरी है ना। स्टेट लेवल पर है तो स्टेट इसकी आ जाएगी, स्टेट लेवल पर है तो इसकी, और लोकल की तो नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जो है। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, हाँ अलग पॉइंट इसके अंतर्गत। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आपका पहुंच एवं लाभ वितरण, ABS कहते हैं। तो इसमें लिखिए इसके सब पॉइंट, बेनिफिट्स फ्रॉम कमर्शियल यूज, बेनिफिट्स फ्रॉम कमर्शियल यूज मस्ट बी शेयर्ड विथ लोकल कम्युनिटीज, मस्ट बी शेयर्ड विथ लोकल कम्युनिटीज। हिंदी में, व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभ, व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभ का स्थानीय समुदाय के लिए निश्चिततः उपयोग, समुदायों के लिए निश्चित रूप से उपयोग किया जाएगा या किया जाना चाहिए। समझ में आया इसका मतलब क्या है, कि बस्तर में जाके यदि कोई कंपनी वहाँ से लाभ कमा रही है, वहाँ के जैव संसाधनों का, जीव जंतुओं से रिलेटेड या जो भी जैव संसाधन में सब आ जाता है आपका, खनिज उनिज भी खोद रहे तो जैव संसाधन में आ जाएगा, आए ना समझ में। तो उससे जो लाभ हो रहा है तो उसको वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी उसमें से कुछ हिस्सा क्या करेगी, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए खर्च करेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। जैसे NMDC वहाँ पे बहुत सारा काम कर रखा है। अब दंतेवाड़ा के आगे जाएंगे, दंतेवाड़ा बोलता हूँ, कांकेर से आगे बस्तर वगैरह साइड जाएंगे तो NMDC के द्वारा वहाँ पे आपका सड़कें बनाई गई है, लिखा हुआ वहाँ मिल जाएगा, NMDC के द्वारा बनाए गए स्कूल्स चलाए जाते हैं कई सारे, है ना। एक CSR फंड पढ़ेंगे हम लोग, नए बच्चे लोग, CSR फंड, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में निगमित सामाजिक दायित्व, मतलब कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग करके यदि फ़ायदा ले रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा सरकार जनता के लिए भी खर्च करे। तो लगभग अपने प्रॉफिट का 2% तक, है ना, एक पूरा का उसका क्राइटेरिया है, कितना कितना करोड़ यदि प्रॉफिट है तो आप उसका 2% किसके लिए खर्च करेंगे, आप आपका जो है जनता के हित के लिए खर्च करेंगे, है ना। जनता के हित में कुछ भी हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दो, कुछ भी खोल दो। प्री कोचिंग जो व्यवस्था है आपका, जो कई सारे का प्री कोचिंग भी चलती है, ACCL चलाता है आपका, नीट जी वाले बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराता है, वहाँ के ST SC OBC वगैरह बच्चों को आपके जो है ये सब CSR के तहत कराते हैं। हाँ हाँ, वो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से अलग से, ठीक है, हाँ अलग में, हाँ एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट वगैरह। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, मेन तीसरे पॉइंट में, प्यूपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, प्यूपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, जनता या जैव विविधता रजिस्टर, जनता की जगह क्या हो सकता है, विविधता रजिस्टर अच्छा लग रहा है PBRs। तो ये किसके द्वारा तैयार की जाएगी, इसमें लिखिए प्रिपेयर्ड बाय BMCs, प्रिपेयर्ड बाय BMCs, BMCs के द्वारा तैयार की जाएगी, BMCs बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, प्रिपेयर्ड बाय BMCs। सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल नॉलेज।
स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। आया समझ में? तो ये आपका प्यूपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान का संरक्षण या सुरक्षा। पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, इसमें सब पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रिवेंट्स बायोपायरेसी। प्रिवेंट्स बायोपायरेसी। प्रिवेंट्स बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में, इलीगल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। इलीगल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, हिंदी में बायोपायरेसी को रोकना। बायोपायरेसी को रोकना, ब्रैकेट में लिख लो, जैविक संसाधनों का गैर कानूनी उपयोग। जैविक संसाधनों का गैर कानूनी उपयोग। तो बायोपायरेसी जानते हो ना, पायरेसी क्या होता है? पिक्चर आने के पहले पेन ड्राइव में आ जाती तुम लोग की जो है जब पिक्चर रिलीज हुई उसी के दूसरे दिन किसी में आ गई तुम्हारे पास, जैसे बॉर्डर 2 है, बॉर्डर 2 रिलीज हुई, शाम तक पेन ड्राइव में थी, तो बेचारों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो आजकल कोचिंग वालों का भी ये एक पूरा वो चल रहा है, जितने अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे कोचिंग है, उनका सब लोग क्या कर ले रहा है, रिकॉर्डिंग कर ले रहा है इलीगल, और सस्ते सस्ते में बेच रहा है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये में। समझ रहे हो? तो इस फील्ड में भी ये स्टार्ट हो गया है। इसके कारण से कुछ कोचिंग वालों को नुकसान, ऑनलाइन जो सेलिंग थी उनकी क्या हो गई, कम हो गई है। ऐसे भी एक गैंग स्टार्ट हो गया है कि इस तरीके से कोचिंग के लेक्चर्स जो है उनका रिकॉर्डिंग करके, अब ऐसे ऑनलाइन लेने जाओगे तो 50, 60, 70 हज़ार का रेट है, उसी को उन लोग 1000, 2000, 5000 में पूरा कोर्स सेम टू सेम, लाइन टू लाइन, कई जगह पे ऐसे। तो ये एक इसका भी क्षेत्र आ गया, तो ये भी एक नुकसान है। हालांकि उससे कोई फर्क, एक समय बाद देखो, मैंने कहा ना कि ऑनलाइन सिस्टमेटिकली यदि कोई कोर्स मिल रहा है आपको तो फ़ायदेमंद है, वो आपके समझ पे डिपेंड करेगा, आप कितना समझ पाते हो। यदि आप में क्षमता है तो काफ़ी सफिशिएंट है सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऑफलाइन में अवेलेबल है, आपका पेपर चेक करना, आपकी कमियां बताना, वो कौन कर पाएगा? ऑनलाइन में पॉसिबल कितना भी हो जाए नहीं होता है। ऑनलाइन में पेपर चेक करने वाले, फिर से मैंने कहा, तुम्हारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है ना? कौन उधर चेक कर रहा है? तो मैं जानता हूँ कौन चेक कर रहा है। जो कभी खुद भी प्रीलिम्स पास नहीं हो पाए, वो जा करके मेंस का पेपर चेक कर रहे हैं, कंटेंट टीम में बने हुए। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो पढ़ा रहे, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग हो, कभी ज़िंदगी में उन लोग पीटी पास नहीं हो पाए, उन लोग को दे रहा है, क्योंकि अब हम लोग का जो अच्छे टीचर उसका रेट ज़्यादा होता है। तो सभी कंपनीज क्या कर रही है, जैसे दृष्टि की बात करूँ, क्योंकि इनके साथ में इनके एक फैमिली फ्रेंड है जो मेरे फैमिली फ्रेंड है, तो इनके अभी 10 करोड़ पर मंथ घाटे पे चल रही है। 10 करोड़ लगभग पर मंथ क्या चल रही है, घाटे पे चल रही है। तो क्या करें, जितने सीनियर टीचर को पहले जोड़ा था सबको, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाने जाता हूँ 5000 रुपये घंटा वगैरह, सीनियर टीचर मेरे बराबर के जो टीचर्स हैं, मेरे सीनियर भी है तो ज़्यादा भी लेते हैं, तो 5000 रुपये घंटा उनटे लेते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि अब उनका कॉस्ट क्या हो गई, तो अब क्या कर रहे हैं, अब जो है पूरा रिप्लेस
ठीक है, लेकिन जो सिंसियरली तैयारी करते हैं उनको सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो उनको नुकसान हो जाता है। बाकी टाइम पास करने वाले तो आप भी जानते हो कि बहुत सारे है जो तैयारी के नाम पे तैयारी स्टार्ट कर दी लेकिन सीरियस नहीं हो पाते। एनीवे, तो ये हो गया आपका प्यूपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वाले के बारे में, और दूसरा पॉइंट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया है, प्रोविजंस ऑफ, दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो यहाँ पर है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल भी हो सकती, कैद भी हो सकती है। वायोलेशन ऑफ, यदि हम इस लॉ में जो भी चीज़ें मेंशन की गई उसका वायोलेशन होता है तो क्या हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, फाइन लग सकता है। फाइन मतलब क्या बोलेंगे, चालान तो एक अलग वर्ड हो गया, फाइन मतलब जुर्माना ना, जुर्माना लग सकता है, या फिर जो अनुमति है उसको कैंसिल किया जा सकता है। जो अनुमति है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें कुछ संशोधन किया गया 2023 में, 2023 में कुछ संशोधन किया गया। अभी सब करंट अपडेट है, बोलो ना करंट कैसे पढ़ना है, तो मैंने कहा जहाँ जहाँ जो टॉपिक आता है उसी से रिलेटेड जो भी अपडेटेड है ना, आप खुद भी पढ़ोगे नोट्स तो 1 साल का पुराना मिल जाएगा, बाकी उसके पहले वाला क्लास में इस तरीके से मिल जाता है। तो क्या संशोधन किए गए, पहला चेंज किया गया, लिख लिए, सिंप्लीफाइड अप्रूवल फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स। पहला पॉइंट लिखिए, सिंप्लीफाइड अप्रूवल फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स। हिंदी में आयुष प्रैक्टिशनर को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई? डॉक्टर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, डॉक्टर, हाँ, इंटर्नशिप नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं, डॉक्टर लोग अपनी दुकान खोल के जो बैठते उसको प्रैक्टिशनर का मतलब जो क्या बोलते हैं, क्लिनिक टाइप खोल के बैठते उसको क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर लिख लो फिलहाल तो, कि आयुष प्रैक्टिशनरों के लिए सरलीकृत किया गया आयुष नहीं जम नहीं रहे, लिख लो, आयुष प्रैक्टिशनरों के लिए सरलीकृत किया गया। आयुष क्या है यहाँ पे? क्या है डिम्पी? नाम सुना? आयुष मंत्रालय हमारा एक ठो, क्या है फुल फॉर्म बताओ? ठीक है, आयुर्वेदा, ठीक है, और योगा सबका कॉम्बिनेशन है, यूनानी और एस से क्या है, देख लो ना फुल फॉर्म यार, एस से क्या है? सिद्ध, मतलब ये 3-4 जो उपचार की पद्धतियां हैं, 3-4 जो हमारी परंपरागत उपचार की पद्धतियां हैं उसको मिला करके एक नया वर्ड बनाया गया और इसके लिए अलग से मंत्रालय गठित किया गया ताकि हम परंपरागत तकनीकों को भी, परंपरागत बीमारियों के इलाज की तकनीकों पद्धतियों को भी क्या कर सके, सुरक्षित संरक्षित रख सके। आया समझ में? तो जैसे होता है ना गांव में जड़ी बूटी वाले होते कई सारे, कुट का पहले पुराने ज़माने में चलता था ना भाई, तो वो सब ज्ञान को संरक्षण कैसे मिलेगा?
तो उसके लिए फिर अलग से ये वर्तमान जो सरकार है वो क्या कर रही है, या वर्तमान इससे पहले की सरकारें, तो इसके लिए सिंप्लीफाइड किया गया। क्यों सिंप्लीफाइड किया गया? क्योंकि पहले क्या था कि बिना परमिशन के लेना आसान नहीं था, और कोई लिया तो दंड का प्रावधान भी था। तो थोड़ा सा कि भैया ये सब रिसर्च चलते रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जैव विविधता के जो कानून है उसको थोड़ा ढीला किया जाए। तो इसके कंटेक्स्ट में, तो इसी में आगे लिख लीजिएगा, रिसर्च एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सपोर्ट के लिए, है ना। कम क्यों किया गया, समझ में आया ना, सिंप्लीफाइड क्यों किया गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिसर्च एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सपोर्ट, अनुसंधान और परंपरागत मेडिसिन सहायता के लिए। दूसरा पॉइंट, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, छोटे अपराधों के लिए या छोटे अपराध के लिए दंड के प्रावधान में कमी की गई, मतलब उसको क्राइम में नहीं रखा गया है। ब्रैकेट में लिख लो, मॉनेटरी पेनाल्टीज इंस्टेड ऑफ जेल, आपका जो है मॉनेटरी पेनाल्टीज इंस्टेड ऑफ जेल, जेल की जगह पर, ब्रैकेट में जेल की जगह पर मॉनेटरी पेनाल्टी को क्या बोलेंगे, मौद्रिक जुर्माना, ठीक है, मौद्रिक जुर्माना, मौद्रिक। नेक्स्ट पॉइंट, encouragement for cultivation of medicinal plants, encouragement for cultivation of medicinal plants, हिंदी में हो जाएगा मेडिसिनल पादपों की कृषि को बढ़ावा देना, औषधीय पौधों की कृषि को बढ़ावा देना या बढ़ावा दिया गया। ब्रैकेट में लिख सकते हो, बूस्ट बायो इकोनॉमी। आया समझ में? तो यहां तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये दो मेन हो गए हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। बाकी फिर अदर एफर्ट्स में कल अधिनियम देखेंगे हम लोग, जो है कुछ अदर एक्ट्स वगैरह भी है। तो कल जितने भी एक्ट वगैरह है काम के, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 1972 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट वगैरह, उन सबको थोड़ा सा देखेंगे। फिर जैव विविधता वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने फिर से कहा है, ठीक है। इसके अलावा करेंट्स राहुल प्रिंट आउट रखे हो, साल भर का PDF रखे हो? बाकी पुराना है, तो पुराने वाले में एनवायरनमेंट का पूरा एक बार नज़र मारो, ठीक है। कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं भी देख लूँगा साल भर के। तो एनवायरनमेंट जब पूरा हो जाएगा तो साल भर के एक बार फिर से साल भर का करंट अफेयर देख लेंगे, क्लियर है, ताकि उसमें कुछ नया, कुछ चेंजेस, नया चीज़ मिलती है तो उसको डिस्कस करेंगे। आया समझ में ना? तो करंट अफेयर का मैंने फिर से कहा है कि इस तरीके से पढ़ोगे तो ही फायदा करेगा। ऐसी अटेंडम उठा के पढ़ोगे, कुछ भी कहीं से भी सब कुछ एक साथ पढ़ोगे, सबका करंट अफेयर एक साथ पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा वायदा लगेगा अच्छा पढ़ रहा हूँ करके, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में क्या होगा, कम से कम चीज़ें, एनवायरनमेंट पढ़ा तो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर एक साथ हो गया, तो चीज़ें क्या होंगी, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वहीं पर जोड़ करके वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। तो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो मैंने फाइंड आउट किया है ये है,
बाकी आप लोग को लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है, तो हर व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है, तो अपने हिसाब से फिर सोच सकते हो। आया समझ में बात? चलिए, तो ये हो गया आपका आज की सभा के लिए, इतना काफ़ी है। बाकी कल पढ़ेंगे और फिर ऑप्शनल का सिलेबस भी लेते हैं ना, डिस्कस करेंगे।